लिखे बेटा सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे करंट कैरिंग सोलेनॉइड इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज का टॉपिक रहेगा। तो आपको मैं बार बार बता रहा हूं, देखो हमें करंट कैरिंग सोलेनॉइड इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट प्रूव करना है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम क्या करेंगे, किसी देखो बार मैग्नेट, हमने इससे पहले बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाला था अलोंग टू एक्सिस किसी पॉइंट पर। तो वो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4/2m अपॉन r क्यूब। तो हम क्या दिखाएंगे, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के एक्सिस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है, अगर इतना आएगा तो हम कहेंगे इट इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, ध्यान से समझे इधर। ठीक है, किसी भी सोलेनॉइड को, आप लोगों को मैंने बार बार बताया है, कोई भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड, कोई भी सोलेनॉइड अगर है तो सोलेनॉइड ऐसा सिलेंड्रिकल इन शेप होता है। थोड़ा ध्यान दे इधर, हमारे पास सोलेनॉइड कैसा होता है, सिलेंड्रिकल इन शेप, ऐसा होगा ये। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स को ऐसे सर्कुलरली हमने अरेंज किया होगा, ऐसे सिलेंड्रिकली। ठीक है, जैसे आप देखो, आप बहुत सारे बैंगल्स हैं, उन बैंगल्स को अगर आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाओ तो एक सिलेंडर जैसा बन जाता है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही आपके पास होगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, मान लो इससे आई करंट जा रही है ऐसे, और इधर हमारे पास आई करंट इधर आ रही है। ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है, और इस सोलेनॉइड की जो लेंथ है उसको हमने L मान लिया। लेट अस कंसीडर अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L। इसकी जो नंबर ऑफ लेंथ इसकी कितनी है, हमने इसकी लेंथ को मान लिया L। नंबर ऑफ टर्न्स मान लिए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लिए हमने, टर्न्स मान लिए कैपिटल N। इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमने मान लिए कैपिटल N। क्लियर हो गया। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ CS मान लेते हैं हम, एरिया ऑफ CS मान लेते हैं कितना, एरिया ऑफ CS हम ले लेते हैं कितना, कैपिटल A। इसका एरिया ऑफ CS हम ले लेते हैं कैपिटल A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका हमने कैपिटल A ले लिया। क्लियर हो गया। अब ये एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है तो ये सोलेनॉइड की एक्सिस कहलाएगी, ऐसे हो जाएगी, ये एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड हो जाएगी। क्लियर हो गया। इसकी एक्सिस पर ध्यान से समझे इधर, ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड है और इसकी एक्सिस पर ये इसका सेंटर मान लेते हैं, ये इस पॉइंट को हम इसका सेंटर मान लेते हैं। क्लियर हो गया। इस सेंटर से r डिस्टेंस पर हमने कोई पॉइंट ले लिया P। इस सेंटर से r डिस्टेंस पर हमने कोई पॉइंट ले लिया P। इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखाते हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू दिस करंट कैरिंग सोलेनॉइड की वजह से। ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है जिसमें I एम्पियर ऑफ करंट फ्लो कर रही है। सोलेनॉइड की लेंथ है हमारे पास स्मॉल l, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल N, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हमारे पास कैपिटल है। क्लियर हो गया। ये एक सोलेनॉइड है। अब ये सोलेनॉइड के एक्सिस पर हमारे पास कोई पॉइंट है P, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर, ये इसका सोलेनॉइड का सेंटर मान लिया हमने। सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, इस P पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देखते हैं कि कितना आता है। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है कि कितना आएगा, हम निकाल के देखेंगे। अब आप समझे, ये जो सोलेनॉइड है इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं। कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अगर मैं इसका एक टर्न लूं तो एक टर्न अगर लूंगा तो सर्कुलर इन शेप होगा। भाई मैं अगर इसके एक सिंगल टर्न की बात करूं तो इसका जो एक सिंगल टर्न आएगा वो कैसा होगा, सर्कुलर इन शेप। ये सिंगल टर्न हो गया। ये सेंटर पे इस O पोजीशन, इसको O सेंटर मान लेते हैं, इस O पोजीशन पे सेंटर पर मैं एक सिंगल टर्न ले लेता हूं, एक सिंगल टर्न ऑफ रेडियस R ले लेता हूं। ठीक है, कैपिटल R रेडियस का एक सिंगल टर्न ले लेता हूं। तो अगर ये कैपिटल R रेडियस का एक सिंगल टर्न होगा तो इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर अगर मैं कोई पॉइंट लूंगा P, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए, बताओ मुझे कितना होना चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 2 I इंटू R स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर होल पावर 3/2। ये डेरिवेशन आपने किया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल टर्न इतना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टू द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल इतना होना चाहिए, यस और नो, बिल्कुल होना चाहिए इतना। ये किसकी वजह से हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन टर्न की वजह से हुआ, वन टर्न की वजह से, उसको B1 मान लिया, एक टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। क्लियर हो गया। अब अगर मैं इसकी लेंथ का एक छोटा सा पार्ट ले लूं, इतना पार्ट ले लूं, ये इसको dx कह दूं,
इसको मैं क्या कह दूं, dx कह दूं। क्लियर हो गया? इतने पार्ट को अगर मैं dx कह दूं, अब आप ध्यान से समझें, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल N, लेंथ है स्मॉल l, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, कैपिटल N अपॉन L। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने होंगे, कैपिटल N अपॉन L के बराबर। देखिए अगर हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालें, हमारे पास देखो नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। क्लियर हो गया? स्मॉल n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को। अगर हमारे पास स्मॉल n आर द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो इस dx लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होने चाहिए, n इंटू dx की होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो इस छोटे से पार्ट dx की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस dx की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम मान लेते हैं dB। भाई इस छोटे से पार्ट dx की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम मान लेते हैं dB। ये तो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन टर्न, और हमने इस सोलेनोइड का एक छोटा सा पार्ट ले लिया dx, और इस dx की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें हमारे पास कितने, देखो स्मॉल n आर द नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो इस dx पार्ट में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, स्मॉल n इंटू dx के बराबर। भाई स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, dx हमारे पास लेंथ है, तो क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2, क्या लिखेंगे इसको, I n dx इंटू आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर होल पावर 3/2। क्लियर हो गया? यहाँ पर n dx क्यों आया, क्योंकि अगर n कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स पूरे सोलेनोइड के ले लेते, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वन बाय वन स्टेप चल रहे हैं, तो हमने इस सोलेनोइड का एक छोटा सा पार्ट ले लिया dx, और स्मॉल n आर द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो इस dx पार्ट में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, n इंटू dx के बराबर होंगे। तो इस n इंटू dx नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो dB होगा, क्योंकि dx पार्ट ले लें तो dB होगा, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 I n dx आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2 हो गया। इट इज क्लियर टू एवरीवन? सबके समझ में आ गया इतना? बोलो यस। ओके, अब यहां पर आप ध्यान से समझेंगे, इधर ध्यान से समझेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू, ये तो हमारे पास इतना हो गया, तो अगर हमें B निकालना है तो B इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्या, म्यू नॉट NI आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू dx। क्लियर हो गया? अब dx क्यों, dx ये वाला जो इसमें चेंज आ रहा है, भाई जैसे जैसे सोलेनोइड की लेंथ बढ़ेगी यानी कि dx में चेंज आएगा, और dx के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, -l/2, 0। फिर dx के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, अगर मैं इसको सेंटर मानूं और इसकी पूरी लेंथ को मैं स्मॉल l मान लूं, स्मॉल l इज द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड मान लो, स्मॉल l ये माना हुआ है हमने, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक की डिस्टेंस -l/2, 0 ली जाएगी, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, l/2, 0 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, -l/2 से +l/2 तक। क्लियर हो गया? -l/2 से +l/2 तक लिमिट हो जाएगी। ये -l/2 क्यों आया, समझ में आ गया? क्योंकि सेंटर है, सेंटर से लेफ्ट की डिस्टेंस नेगेटिव मानी जाएगी पोल से, ओरिजिन से, और राइट की डिस्टेंस पॉजिटिव मानी जाएगी। टोटल डिस्टेंस l है, यहां से लेके यहां तक l है, तो ये l/2 ये हो गया, l/2 ये हो गया, प्लस l/2 हो गया, ये -l/2 हो गया। ठीक है, तो ये इसके इंटीग्रेशन की लिमिट होगी। इतना अगर समझ में आ गया तो आगे बहुत सिंपल है, ध्यान से समझे। देखो इस इक्वेशंस में अगर आप देखेंगे, ये जो लास्ट इक्वेशन हम लोगों की बन रही है, इस इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास b इज इक्वल टू म्यू नॉट हमारे पास बाहर आ जाएगा, n भी हमने बाहर ले लिया, i भी हमने बाहर ले लिया, आर स्क्वायर भी बाहर ले लिया, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। क्लियर हो गया? और अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर भी हमने बाहर ले लिया। अब हमारा वेरी क्या कर रहा है, वेरी क्या कर रहा है, dx, तो यहाँ इसकी पावर 3/2 है, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो गया, ये हो जाएगा -l/2 से +l/2 तक। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 NI आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर होल पावर 3/2, तो ऐसे आ जाएगा।
अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ dx किसके बराबर आएगा, x के बराबर। लिमिट क्या है, -l/2 से +l/2, लिमिट है -l/2 से +l/2 हमारे पास लिमिट है, ठीक है। अब इसी डेरिवेशन को आगे लिखें तो क्या बनेगा, हम लोगों का ध्यान से समझे इधर। तो यहां पर अगर मैं इसके इंटीग्रेशन के बाद लिमिट लिख दूं तो b इज इक्वल टू μ0/2 क्या हो गया, NIR² अपॉन x स्मॉल r² प्लस कैपिटल R² होल पावर 3/2, ठीक है। लिमिट हमने पुट करी, अपर लिमिट पुट कर दो l/2 माइनस माइनस का l/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, l/2 माइनस माइनस l/2। अब इसी लिमिट में अगर हम देखें तो b इज इक्वल टू कितना हो गया, b इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, ये l/2 माइनस l/2, इतना समझ में आ गया बेटा सबके। तो l/2 माइनस l/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको एक काम करो, μ0 अपॉन, इधर सुने, μ0 अपॉन इसको 2 को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, μ0 अपॉन 4 पाई हो जाएगा। अब यहां पर देखो 2 आ जाएगा हमारे पास, क्लियर हो गया। और n के को ये l/2 माइनस माइनस l/2 कितना हो गया l, भाई l/2 से माइनस माइनस l/2 तो l हो जाएगा, तो n इंटू l को एक साथ लिख लो, ठीक है। 2 पाई से मल्टीप्लाई किया था तो पाई r² को एक साथ लिख दें अपॉन r² प्लस कैपिटल R² होल पावर 3/2। मुझे बताओ इस लाइन में कोई प्रॉब्लम आई, यहां पर देखो l/2 माइनस माइनस l/2 तो l/2 प्लस l/2 हो जाएगा, l/2 प्लस l/2 कितना हो गया l, और l की वैल्यू आपने ये लिख लिया, n इंटू l को एक साथ लिख लिया। 2 पाई से मल्टीप्लाई भी किया था, डिवाइड भी किया था, तो जो मल्टीप्लाई वाला है 2 इधर है, पाई इधर लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ये मत सोचना कि कुछ नया कर दिया, केवल एडजस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो b इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई, तो हमारे पास यही हो गया, सिंपल हो गया। ट्वाइस ऑफ ऐसे ही रहेगा, स्मॉल n इंटू स्मॉल n इंटू एल, स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स को दिखा रहा है पर यूनिट लेंथ, और l लेंथ को दिखा रहा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ क्या हो जाएगा, कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे। और पाई r² किसको दिखा रहा है, एरिया को दिखा रहा है, a को दिखा रहा है, क्लियर हो गया। पाई r² किसको दिखा रहा है, एरिया को दिखा रहा है, और साथ में एक हमारे पास क्या है, i लिखना यहां भूल गया था मैं, एक यहाँ पर i हमारे पास है, i अपनी जगह है, क्लियर हो गया। अपॉन r² प्लस कैपिटल R² होल पावर 3/2। कुछ जाना पहचाना लग रहा है ये फॉर्मूला, लग रहा है। अब अगर हम यहां पर वही कंडीशन ले लें, इफ r इज मच ग्रेटर देन कैपिटल R, अगर स्मॉल r को कैपिटल R से ग्रेटर ले लें, एंड NIA की जगह अगर हम पुट कर दें NIA की जगह हम पुट कर दें मैग्नेटिक मोमेंट M, आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट इतना होता है, तो अगर हम ये पुट कर दें तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, b इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई, बोलो ट्वाइस ऑफ m अपॉन r³। ये क्या था, दिस एक्सप्रेशन इज सिमिलर फॉर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टू द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल, वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। इतना आ गया सबके समझ में, ठीक है बेटा। चलो इसको नोट करेंगे इतना, बेटा अगर इतना नोट कर लिया तो लास्ट में एक लाइन लिख लो, इट इज एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टू द axis of, it is an expression for magnetic field along to the axis of, magnetic field along to the axis of current carrying solenoid. It is an expression for magnetic field along to the axis of current carrying solenoid, करंट कैरिंग सोलेनॉइड।
दिस एक्सप्रेशन इज सिमिलर, दिस एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू TO2 magnetic field along to the axis of magnetic field along to the axis of bar magnet. This expression is similar to magnetic field along to the axis of bar magnet. Bar magnet. Hence we can say current carrying solenoid is behave like a bar magnet. Hence we can say current carrying solenoid is behave like a bar magnet. Current carrying solenoid is behave like a bar magnet and its magnetic moment, किसका magnetic moment? Current carrying solenoid का moment. Its magnetic moment can be given, करंट कैरिंग सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है कितना होगा? इट्स मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी गिवन बाय m इज इक्वल टू NIA, m इज इक्वल टू NIA, m इज इक्वल टू NIA. ठीक है, अब लिखाने की जरूरत है नहीं, बार बार आपको पता है वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, I इज द करंट, A इज द एरिया ऑफ पॉइंट. ठीक है, अब क्योंकि करंट कैरिंग सोलेनोइड इज इक्विवेलेंट टू द बार मैग्नेट है, तो इसका मतलब यहां पर हर वो डेरिवेशन अप्लाई हो जाएगा जो बार मैग्नेट के लिए था. जैसे टॉर्क एक्सपीरियंस बाय बार मैग्नेट था टाउ इज इक्वल टू MB sin थीटा. क्लियर हो गया? तो यहां पर टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग सोलेनोइड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? टाउ इज इक्वल टू MB sin थीटा और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? NI. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं, सारे वो डेरिवेशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो करंट कैरिंग सोलेनोइड के लिए, सॉरी जो बार मैग्नेट के लिए हम लोगों ने इससे पहले डिराइव किए हुए. ठीक है बेटा, अरे इतना समझ में आया? सबके समझ में आ गया इतना?